मतलब ऐसा बचपन से कभी सुना ही नहीं था, ना कभी सोचा था। अब अचानक कोई बोले कि मॉनेटरी वैल्यू ट्रांसफर हो सकती है बिना बैंक के, तो लगा कि भाई मजाक मत कर। लोगों को ये लगता है कि बिटकॉइन रातों रात एक वंडर है। नहीं, ये कम्युनिटी की पावर है। कम्युनिटी की मनी सप्लाई इतनी तेजी से बढ़ रही है कि एक दिन ऐसा माना जा रहा है कि जो इतना डेट इशू हो रहा है, ये डेट पे ऑफ नहीं हो सकता। कहते नहीं इंडिया की तरफ हर एक की नजर है। क्यों नजर है भाई? हमारे पास पॉपुलेशन की स्ट्रेंथ है ना। ये जो पावर गेम है अमेरिका की, और अब आप मैक्रो को समझ रहे हो कि मतलब इसलिए बड़ा मुश्किल होता है कि एक बार आप डेट ट्रैप में फंसे, उससे निकल पाना बहुत मुश्किल है। और ज्यादातर देश डेट ट्रैप में फंसे हुए हैं। हुआ है, मतलब मैं इसकी 250 साल की यूएस की हिस्ट्री पकड़ लूं, 250 साल में उन्होंने जितना डॉलर प्रिंट किया था उसका 40% उन्होंने 2020 के बाद करा। इसीलिए पूरी दुनिया में इन सारे ग्लोबल क्योस से बचने के लिए गोल्ड था। बस 2008 के बाद एक नया ऑल्टरनेटिव आ गया और उसका नाम है बिटकॉइन। वेलकम टू हाइव प्रेजेंट्स कॉफी विद क्रिप्टो सीजन 2। आज का एपिसोड बहुत ज्यादा स्पेशल है बिकॉज हम एक ऐसी वेल नोन पर्सनालिटी को यहाँ पर बुला रहे हैं जिन्होंने पूरे क्रिप्टो लैंडस्केप को इंडिया में एक नया आउटलुक दिया था। ही स्टार्टेड इनटू क्रिप्टोस वे बैक इन 2016. In 2018 he founded Crypto Qanun and then he is the founder of a famous YouTube channel BitInning. And BitInning सिर्फ एक YouTube चैनल नहीं है, काफी बड़ी कंपनी भी है। Ladies and gentlemen, let me welcome Mr. Kashif. Hi Kashif, welcome to Coffee with Crypto. Hi, how are you? बिल्कुल बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे फाइनली मिलने को। Same here. Feeling is mutual. एक्चुअली बहुत ही कम इन्फ्लुएंसर्स हैं जो एक्चुअल में क्रिप्टो एजुकेशन यहाँ पर प्रमोट करते हैं एंड मुझे लाइक यहाँ पे ब्लेस्ड फील हो रहा है कि आप आज मेरे साइड में बैठे हुए हो। यार मेरा ये मानना है कि एजुकेशन एक बहुत ब्रॉडर टर्म है और एजुकेशन में सब कुछ आ जाता है। एजुकेशन में जो लोग टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं वो भी एक तरह की एजुकेशन है, राइट? कुछ लोग Web3 की बात करते हैं और उसमें डीजन है, वो भी एक एजुकेशन है। कुछ लोग DeFi प्रोटोकॉल्स की बात करते हैं, वो भी एक एजुकेशन है। कुछ लोग एयर ड्रॉप की बात करते हैं, वो भी एजुकेशन है। और कुछ लोग सिर्फ बिटकॉइन की बात करते हैं या मैक्रो की बात करते हैं, वो भी एक एजुकेशन है। सो एजुकेशन के अंदर काफी कुछ आ जाता है, एंड कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन आप सही नियत से अगर आप ऑडियंस को दे रहे हैं तो दैट फॉल्स इनटू द कैटेगरी ऑफ एजुकेशन। और एजुकेशन में और शिल में बस इतना ही फर्क है कि शिल के पीछे इंटेंशन आपकी ठीक नहीं होती। आपका इंटेंट होता है कि मतलब ठीक है, जनता का जो भी हो, जो मुझे सुन रहा है उसका मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट मुझे फायदा होना चाहिए। सो देयर लाइज अ डिफरेंस। एजुकेशन इज मोर लाइक थोड़ा सा सैक्रिफाइसिंग, और you want to just give away the right information so that majority of people get benefit of it. So yeah, thank you very much for that, for acknowledging. एंड अगर मैं आपकी जर्नी की यहाँ पर बात करूँ, लाइक यू फाउंडेड क्रिप्टो कानून बैक इन 2018 एंड 2018 में अगर मैं जा रहा हूँ लाइक आज से 6 साल पहले, तो क्रिप्टोस का यहाँ पे क्रेज भी नहीं था। लाइक व्हाट इंस्पायर्ड यू टू इनटू द क्रिप्टो स्पेस एंड क्यों आपने फिर क्रिप्टो कानून जो था फाउंड किया? वैसे तो मेरी कहानी बहुत पब्लिकली बहुत लोगों को पता है, मतलब एंड मोस्ट ऑफ द पीपल, बट क्योंकि इंडस्ट्री ग्रो कर रही है तो बहुत लोग को नहीं पता जो अभी अर्ली 2022 में एंटर किए। सो आई गॉट स्कैम्ड बेसिकली। मेरे को मेरे दोस्त ने जब ये बताया बिटकॉइन के बारे में, 2016 एंड था वो, ठीक है, एंड सो मेरी जर्नी स्टार्टेड एट अ वेरी बैड नोट बिकॉज मुझे जब बिटकॉइन के बारे में बताया तो इनिशियल जैसे सबका रिएक्शन होता है कि how is it possible? Exactly. But how is it possible? There has to be a company that runs, a network. मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि बिटकॉइन इधर से उधर जा रहा है और बीच में कोई नहीं है। Exactly. क्योंकि हमने ऐसा कभी सोचा नहीं होता है कि जैसे बिना पैसा ट्रैवल करे बिना बैंक के, मतलब ऐसा बचपन से कभी सुना ही नहीं था, ना कभी सोचा था। पेरेंट्स को बैंक जाते देखा है, खुद बैंक जा रहे थे। अब अचानक कोई बोले कि मॉनेटरी वैल्यू ट्रांसफर हो सकती है बिना बैंक के, तो लगा कि भाई मजाक मत कर। So, शुरू में तो पॉन्जी लगा, बट जब ये कन्विंस पढ़ा और थोड़ा सा लगा कि यार ये कुछ तो है, इतना पहुंच गए कि नहीं ये पॉसिबल है। अभी भी बहुत क्लैरिटी नहीं थी, बट इतना पता लग गया था कि बिटकॉइन इज हियर टू स्टे, कुछ तो रेवोल्यूशनरी काम हो रहा है। फिर बस एक पॉन्जी स्कीम के अंदर इन्वेस्ट, मतलब मैंने पर्सनल लोन लेके बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया। डिसीजन सही था मेरा इन्वेस्ट करना,
दो डिसीजन गलत थे। लोन लेना, मैं आज भी कहता हूँ लोन नहीं लेना चाहिए, और दूसरा चीज लोन लेके इन्वेस्ट किया, और लोन जब इन्वेस्ट किया वो जो बिटकॉइन थे वो एक पॉन्जी स्कीम में लगा दी जो कंपनी भाग गई थी। उसकी डिटेल में मैं नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि वो जग जाहिर है। पॉइंट ये है कि लर्निंग वहां से हुई। फिर क्योंकि मैं कॉर्पोरेट में आराम से जॉब कर रहा था, मैं एक नॉर्मल 9 to 7 वाली जॉब सेल्स और मार्केटिंग में था, स्पेशली मैं मीडिया कंपनी में मीडिया में काम करता था। तो मुझे एक रियलाइजेशन हुई कि मेरे साथ जो भी घटना घटी, तो उस टाइम पे मैंने आपको जैसे बताया कि एजुकेशन और शिल, तो उस टाइम शिल ज्यादा होता था। तो बहुत सारे लोग इस पॉन्जी स्कीम को प्रमोट कर रहे थे, और उसमें काफी सारे सेलिब्रिटीज भी थे, क्रिप्टो के भी लोग थे। तो उन पे रिलाय करके जो इन्फॉर्मेशन गैदर करी, लगा कि यार ये सही इन्फॉर्मेशन होगी। फिर रियलाइज हो कि यार नहीं, वो गलत निकली। फिर क्या हुआ कि चलो अब इस स्पेस में एजुकेशन की कमी लगी। फिर भी मेरा मन नहीं था कि मैं कुछ करूं एजुकेशन स्पेस में ऐसा। फिर 2018 में जब आरबीआई ने क्रिप्टो का बैन लगाया, तो फिर से मैं देख रहा हूं कि मिस इन्फॉर्मेशन, बहुत लोगों को डराया जा रहा था। आरबीआई ने क्रिप्टो रखने पे बैन नहीं लगाया था, आरबीआई ने बैंकिंग बैन लगाया। क्या बैंक्स के थ्रू नहीं क्रिप्टो खरीद सकते, बैंकिंग्स को मना कर दिया था, एंटिटीज को मना कर दिया था आरबीआई ने कि आप क्रिप्टो में डील नहीं करोगे। बट इंफॉर्मेशन गलत तरीके से लोगों तक जा रही है। वहां मुझे रियलाइज हुआ कि यार लोगों का पैनिक बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो मेरे को फाउंडर थे दानिश, तो वो लॉयर थे प्रोफेशन से, तो हम दोनों ने मिलके एक एंटिटी शुरू करी थी, क्रिप्टो कानून, अप्रैल के अंदर 2018। और वहां से हमने राइट इंफॉर्मेशन देना शुरू करी रेगुलेशन पे, और हमने काफी सारी ऐसी चीजें बोली जिसमें हमने ये भी बोला था कि कहीं ना कहीं कि कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं, जो कि बाद में जब केस लड़ा गया तो 2020 में ही प्रूव हुआ कि नहीं, यू नो, अगर आपको बैन करना है क्रिप्टो को तो दैट हैज टू कम थ्रू पार्लियामेंट। राइट। तो वो बैंकिंग बैन जो था वो हटा, वो क्रिप्टो ने वो केस जीता 2020 में, वो अलग स्टोरी है। बट हमने 2018 में काफी इसके ऊपर आर्टिकल्स और ये सब लिखना शुरू किया। वहां से थोड़ी लोगों ने कहा कि सराहना करी काम की, फिर खुद को भी मजा आने लगा। तो देन शायद वहां से जर्नी शुरू हो गई क्रिप्टो कानून, एंड देन फिर जर्नी आज यहाँ तक पहुंची एजुकेशन स्पेस में। लोगों को का जो फीडबैक है वो यही रहता है मेरे लिए कि आपको सुनने के बाद थोड़ा आसानी से समझ में आता है। आई थिंक क्योंकि क्रिप्टो थोड़ा खुद एक टेक्निकल और आईटी रिलेटेड एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, और काम कैसे करता है, तो क्रिप्टो को जब तक आप एनालॉजीज के साथ नहीं समझाओगे तब तो लोग समझ नहीं पाते। और एनालॉजीज का समझ को यूज करने का जो मेरा शायद सेल्स का जो एक एक्सपीरियंस था वो मुझे बहुत हेल्प करा। और मैं तो कई बार अपने घर में कहता हूँ, मुझसे कहते हैं कि आपको अगर फिर से जर्नी शुरू करनी हो लाइफ में तो क्या करोगे, तो मैं बोलता हूँ कि मुझे प्रोफेसर बनना था। मुझे एक्चुअली पीएचडी करनी थी। पीएचडी करके मैं प्रोफेसर बनना चाहता था, किसी यूनिवर्सिटी में एक पढ़ाना चाहता था। बट वो मैंने पीएचडी कर नहीं पाया मैं, क्योंकि मैं बीबीए किया और फिर मैं पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया, मतलब जिसको एमबीए कहते हैं। तो फिर मैंने कहा यार चलो सेल्स करते हैं। तो सेल्स भी एक तरीके की टीचिंग ही होती है। राइट। सेल्स इज लाइक आई हैव अ प्रोडक्ट एंड आई टीच यू। सो मुझे लगता है कि अब मैं डॉट्स को कनेक्ट कर रहा हूँ कि अल्टीमेटली मैं जो करना चाहता था, सिखाना चाहता था, पढ़ाना चाहता था, वो ना करके अब मैं क्रिप्टो के थ्रू या एजुकेशन यूट्यूब के थ्रू। और यही ब्यूटी है आज की डेट में टेक्नोलॉजी की, कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आप आज उस एरा में रह रहे हैं कि एक्सक्यूजेस नहीं है। राइट। आप सोचो करना चाहते हो, आपके पास आज पूरी वो समाधान है, वो पूरा टेक्नोलॉजी है, आप कुछ भी करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। तो आप एट द एंड एक क्रिप्टो प्रोफेसर बन गए कह सकते हैं। बट आई रियली लाइक व्हाट आई एम डूइंग। सो ऑनेस्टली स्पीकिंग, व्हेन आई रीड कमेंट्स और बहुत पॉजिटिव कमेंट्स जब आते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, काफी मोटिवेशन मिलती है। एंड आई फील गुड कि एटलीस्ट यू आर एबल टू कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी। There are billions and billions of people on this planet, and if you got this opportunity to spread knowledge at a scale, there cannot be anything better than this. And आप वो एक impact भी create कर रहे हो। I don't
आई डोंट बिलीव कि मैं कुछ बहुत इम्पैक्टफुल काम कर रहा हूँ, बट मुझे लगता है मैं काम कर रहा हूँ, और अगर वो कुछ इम्पैक्ट कर रहा है लोगों को तो आई एम हैप्पी। मेरे लिए ये कैटेगराइजेशन नहीं कितने लोग इम्पैक्ट किया, बिकॉज उसको कैलकुलेट करना मुश्किल है, बट मुझे पॉडकास्ट इम्पैक्ट करते हैं तो मुझे लगता है करते ही होंगे। जैसे मैं जब जिन लोगों को मैं सुनता हूँ, तो जब मैं लंबे लंबे पॉडकास्ट सुनता हूँ, या मैं सैफुद्दीन अमूस को सुनता हूँ, तो बिटकॉइन स्टैंडर्ड वाले, राइट, मैं लेक्स फ्रीडमैन को सुनता हूँ, या मैं रे डालियो को सुनता हूँ, राइट, मैं जब इन लोगों को सुनता हूँ, मैं सुनील अग्रवाल जी को सुनता हूँ, राइट, तो जब मैं इन लोगों को सुनता हूँ तो मुझे बड़ा इम्पैक्टफुल फील होता है। तो मुझे लगता है कि शायद नो डाउट अबाउट इट के जब आप कोई कंटेंट बनाते हो तो इम्पैक्ट होता होगा। एंड फार्मर्स, बहुत ही जल्दी टाइम आने वाला है इस पॉडकास्ट के एयर ड्रॉप टास्क का, तो मेक श्योर ये पॉडकास्ट एंड तक देख लेना, काफी एक्साइटिंग एयर ड्रॉप होने वाला है। एंड जैसे आपने बताया आपकी जर्नी कहीं ना कहीं, अगर मैं क्रिप्टो कानून की बात करूँ, स्टार्ट हुई कि वो जो मिस इन्फॉर्मेशन मार्केट में फैल रही थी, एंड उसकी वजह से आपने वो आर्टिकल्स, वो ब्लॉग्स लिखना स्टार्ट किया। तो वही नहीं, और हमने जो सबसे आइकॉनिक काम था वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो केस था उसको हमने ट्विटर पे लाइव, आज लाइव आप देखते हो, हमने उस जमाने में जब लाइव नहीं था तब वी यूज्ड टू डू लाइव ट्वीटिंग। सो आई थिंक वो एक टर्न अराउंड था, बिकॉज दुनिया भर की जो मीडिया की नजरें थी वो उस समय सुप्रीम कोर्ट के केस पे थी इंडिया में, राइट, एंड वो केस आइकॉनिक केस था, हाईलाइटेड केस था, एंड जो मेरे को फाउंडर है मोहम्मद दानिश, वो लाइव ट्वीट किया करते थे कोर्ट से, तो आई थिंक वो बड़ा आइकॉनिक काम था। सो that changed the way we were like, लोगों ने समझना शुरू करा कि अरे यार ये लोग जो काम कर रहे हैं वो एक अलग ही लेवल पे जाके कर रहे हैं। So most of the time we were on ground. We used to interview a lot of big lawyers, so advocates. Money laundering पे हमने बहुत लोगों को गेस्ट को हमने बात करी। So we tried to clear the myth and misinformation around crypto. आपने कभी टर्म बोली जैसे मिस इन्फॉर्मेशन, एंड कहीं ना कहीं आप भी वो एक ओरिजिनल न्यूज लेकर आ रहे थे मार्केट में कि वो मिस इन्फॉर्मेशन ना फैले, लेकिन अगर हम आज की भी डेट की बात करते हैं, क्रिप्टो स्पेस में इतनी ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन है कि हम पता नहीं लगा सकते कि कौन सी असली है कौन सी नकली है। तो आप ये रहेगा, इनफैक्ट सोशल मीडिया पे जब हम रहते हैं तो बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन रहती है, राइट। मिस इन्फॉर्मेशन क्यों रहती है? देखिए, मिस इन्फॉर्मेशन इसलिए रहती है कि किसी के लिए भी इंफॉर्मेशन डालना आसान हो गया। भाई अगर मुझे कोई इंफॉर्मेशन आज करनी है मैं ट्वीट कर दूंगा, मैं कोई वीडियो बना दूंगा। अब जब तक लोग उसकी ऑथेंटिसिटी या उसके पीछे की सच को जान पाएंगे तब तक वो फैल चुका है। और मैंने देखा झूठ ज्यादा फैलता है और मिस इन्फॉर्मेशन रियल इन्फॉर्मेशन से ज्यादा तेजी से फैलती है। मिस इन्फॉर्मेशन तो, और लोगों का जो टाइम स्पेन है वो भी कम है, तो लोग सुनते हैं और ये नहीं देखते हैं कि इसके पीछे ये सच है नहीं है, राइट। सो यू कैन नॉट हेल्प दैट। मिस इन्फॉर्मेशन ट्विटर पे भी है, यूट्यूब पे भी है, बट इम्पोर्टेंट आपके लिए ये कि कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन देने वाले प्लेटफॉर्म्स भी हैं। मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत लोग हैं, और वहां पे लोगों को थोड़ा सा विद टाइम ये देखना चाहिए कि हम अगर कोई एक्शन ले रहे हैं किसी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के बेस पे तो एक बार उसको वेरीफाई कर लें। कहना आसान है, बहुत लोग करते भी हैं, लेकिन मेजॉरिटी भी नहीं करते हैं, वो जनरली बिलीव कर लेते हैं मिस इन्फॉर्मेशन पे। बट आई थिंक विद टाइम दिस विल चेंज, एंड ये भी आप ये देखे चलो कि लोगों के पास इंसेंटिव नहीं है सही इंफॉर्मेशन देने का। सो आने वाला टाइम मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर में ये इंसेंटिव वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सही इंफॉर्मेशन देनी है, राइट, और आपका कोई इंसेंटिव नहीं है, जो मिस इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसका भी कोई इंसेंटिव नहीं है, तो आपके में और मिस इन्फॉर्मेशन देने वाले के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई इंसेंटिव अलाइन नहीं है, राइट। बट सपोज करिए कि इमेजिन करिए ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जहां पे सही इंफॉर्मेशन देने पे इंसेंटिव अलाइंड हो और मिस इन्फॉर्मेशन देने पे आप जो है आपका डिक्लाइन हो, राइट। और इसको डिसाइड कौन करेगा? सपोज करिए कम्युनिटी अपवोट करे, तो जब कम्युनिटी अपवोट करे सही इंफॉर्मेशन देने वालों को, तो इंसेंटिव का मतलब है मॉनेटरी बेनिफिट, स्किन इन द गेम। अगर आपकी मॉनेटरी बेनिफिट आपको कम्युनिटी के अपवोट से बढ़ता है और आपका इंफॉर्मेशन करेक्ट है एंड पीपल सपोर्ट यू फॉर दैट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम,
So definitely, all these different kind of models will come up, right? और ये जो प्रोटोकॉल्स हैं, डिसेंट्रलाइज प्रोटोकॉल्स हैं, यहाँ पे भी मिसइंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन को सेंट्रलाइज एंटिटी डिसाइड करती है। बट आने वाले टाइम में कम्युनिटी विल बेसिकली रन द शो मिलके। सो आई थिंक मिसइंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन भी सॉल्व की जा सकती है डैप्स के थ्रू, डिसेंट्रलाइज प्रोटोकॉल्स के थ्रू। एंड जैसे अभी आपने कम्युनिटीज बताया, तो क्रिप्टोज लाइक इज ऑल अबाउट कम्युनिटीज। Yeah, crypto is all about community because it started with Satoshi Nakamoto, और जो साइफरपंक एक कम्युनिटी थी जो चाहते थे कि प्राइवेसी को प्रिजर्व करना चाहते थे डिजिटल एरा। तो साइफरपंक की कम्युनिटी का बिलीफ ये था कि भाई जिस दिन उनको ये पता लगा कि दो कंप्यूटर आपस में बात कर सकते हैं, तो बस उस दिन ही साइफरपंक्स को जन्म मिल गया था, उनके आइडिया को जन्म मिल गया था कि यार ये आज अगर 1960s में जब ये दो कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट हुए और बात कर रही हूँ लैन के थ्रू, तो दे फिगर आउट कि यार हमें फ्यूचर में ऐसे प्रोटोकॉल्स और ऐसी टेक्नोलॉजी पे काम करना पड़ेगा कि जब ये कंप्यूटर्स आपस में बात करें तो वो बात और टेक्स्ट, ईमेल वो प्राइवेट रहनी चाहिए। एंड वो फंडामेंटल राइट है लोगों का। एग्जैक्टली कि अगर बेडरूम में हस्बैंड वाइफ बात कर रहे हैं तो दे डोंट वांट कि नेबर उनकी बात सुने या कोई रिकॉर्डर लगा के उनके बेडरूम में या ड्राइंग रूम में रखे और कोई तीसरा बात सुने। प्राइवेसी लोगों का हक है, राइट? तो साइफरपंक्स एक कम्युनिटी थी, उसने करके दिखाया कि कम्युनिटी की पावर क्या होती है। साइफरपंक कम्युनिटी ने 40 साल तक अलग अलग प्रोटोकॉल्स पे काम किया और उसके बाद जाके बिटकॉइन जैसे प्रोटोकॉल का जन्म हुआ। लोगों को ये लगता है कि बिटकॉइन रातों रात एक वंडर है, नहीं, ये कम्युनिटी की पावर है। एक कम्युनिटी जब कोई चीज बिलीव करती है और उस चीज पे काम करती है तो बिटकॉइन जैसे प्रोटोकॉल्स को जन्म देती है। फ्यूचर भी कम्युनिटी ड्रिवन ही है। अगर आप देख रहे हो आज की डेट में, चाहे वो यूट्यूब्स हैं, चाहे वो डिफरेंट कम्युनिटी ग्रुप्स हैं, सोशल मीडिया पे भी वो ड्राइव करते हैं बहुत सारी चीजों को। यहाँ तक कि अब स्टॉक मार्केट्स तक कम्युनिटी ड्रिवन हो गई है। कई टोकन्स को हमने पास्ट में देखा कि कम्युनिटी ने बिलीव किया। आज के डेट में मीम कॉइन्स है, $1 बिलियन मार्केट कैप है। मीम कॉइन की वैसे कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती, बट दे आर ऑल कम्युनिटी ड्रिवन। सो दैट्स द पावर ऑफ कम्युनिटी, whether you like it or not, but communities are here to stay and communities can change governments, right? आज हम ट्रम्प को देख रहे हैं कि वो क्रिप्टो कम्युनिटी को एड्रेस कर रहा है और क्रिप्टो कम्युनिटी को is trying to attract them and Kamala Harris is also trying to attract the Bitcoin community. So देखिए कम्युनिटी की पावर, so future कम्युनिटी का ही फिन फार्मर्स, बारी आ चुकी है एक क्विक कॉफी ब्रेक की। एंड इस कॉफी ब्रेक में मैं आपको आज का एयर ड्रॉप टास्क बता देता हूं। आपको अपने हाइव कीचेन वॉलेट में सिर्फ $10 के हाइव टोकन्स यहां पर स्टोर करने हैं। एंड जैसे आप वो स्टोर करोगे, मेक श्योर उसका स्क्रीनशॉट लेके आप हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर पे डाल रहे हो एंड अपनी हाइव आईडी इस पॉडकास्ट के कमेंट सेक्शन में जरूर दे रहे हो। एंड कमेंट सेक्शन में ये भी जरूर बताना आपको काशिफ के इनसाइट्स यहाँ पर कैसे लग रहे हैं। एंड अभी आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म भी बोली थी, जैसे जो प्राइवेसी वाला आपने फैक्टर बताया, जैसे साइफरपंक्स 40 साल से काम कर रहा था। इवन आज की भी डेट में लाइक बिटकॉइन आ चुका है, बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज हैं। दे स्टार्टेड विद अ विजन कि अब हमें डिसेंट्रलाइजेशन देनी है, लोगों को पावर देनी है। बट कहीं ना कहीं जब ये CBDCs आ रहे हैं तो शायद ये चीज उल्टी भी हो सकती है। देखिए, जो CBDCs हैं अल्टीमेटली वो इंस्पिरेशन कहाँ से ले रहे हैं? वो ले रहे हैं कि पैसे को P2P मॉडल की तरह एक आदमी डिजिटल नेटवर्क पे भेज सकता है, एक आदमी दूसरे आदमी को, राइट, बिना किसी सेंट्रल बैंक, बिना किसी सेंट्रलाइज अथॉरिटी के। तो देखिए, भेज तो सकता है, वो तो उन्होंने पता कर लिया कि कैसे भेज सकता है, लेकिन जो लेजर्स है, मेन चीज है लेजर की म्यूटेबिलिटी। CBDCs में, और सपोज बिटकॉइन की बात करें या इथेरियम की बात करें, जो फुली डिसेंट्रलाइज प्रोटोकॉल, मैं ज्यादातर क्रिप्टो को अभी भी मानता हूँ कि पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज नहीं है, लेकिन अगर हम सिर्फ बिटकॉइन और इथेरियम या सोलाना की बात करें तो बेसिकली क्या है कि मेन जो चीज है ना वो ये है कि आपके लेजर में चेंज हो सकता है कि नहीं। अगर आपके लेजर में चेंज हो सकता है तो वो एक सेंट्रलाइज ही लेजर ही के बराबर ही। सपोज करें कि अगर आप बिटकॉइन के लेजर में चेंज हो सकता है सपोज, राइट, तो बिटकॉइन के लेजर में और CBDC में कोई फर्क नहीं है। ओके, मेन जो बिटकॉइन है या इथेरियम है, इनको जो डिफरेंट बनाता है एक CBDC से, वो ये कि
लेजर के अंदर चेंजेस नहीं हो सकते बिटकॉइन और इथेरियम के। एक सीबीडीसी के अंदर एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी जो चेंज कर सकती है लेजर। लेजर का मतलब है कि आपका लेजर, उसका लेजर, फला का लेजर, आपके पापा का लेजर, उसका लेजर, चाचा जी का लेजर, वो सारे लेजर्स जो आज बैंक के पास है वही सीबीडीसी के फॉर्म में लेजर्स है जिनके ऊपर सीबीडीसी का ड्रॉप हुई है, exactly. पड़ी है। अब वो लेजर के अंदर क्या मैनिपुलेशन हो सकता है, चेंजेस हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं, क्योंकि वो एक प्राइवेट ब्लॉकचेन है, राइट? तो प्राइवेट ब्लॉकचेन का मतलब एक प्राइवेट लेजर है। बिटकॉइन और इथेरियम पब्लिक लेजर है, उसके ऊपर कोई चेंजेस नहीं हो सकते, क्योंकि उसको चेंजेस करने के लिए कम्युनिटी का आपको जो मिलके वहां पे आप अगर बिटकॉइन को प्रूफ ऑफ वर्क कंसेंसस मैकेनिज्म है उसमें आपको 51% हैश रेट को अकोमोडेट करना पड़ेगा, बहुत एनर्जी स्पेंड करनी पड़ेगी टू मेक चेंजेस। प्रूफ ऑफ स्टेक में भी आपको जो टोटल स्टेक है उसका मेजॉरिटी कंट्रोल चाहिए लेजर के अंदर चेंज करना। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक चेंजेस, इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, बट सीबीडीसी तो इसलिए you cannot stop CBDCs. World over they will prevail ultimately. Every government wants कि जो fiat currency है वो खत्म हो जाए, despite the fact कि fiat currency circulation की total money supply का बहुत छोटा portion है, लेकिन फिर भी वो उसको खत्म करना चाहते हैं because they want CBDCs, and CBDCs को programmable करके it could be जिसका सिबिल स्कोर इससे नीचे जाएगा तो उसका सीबीडीसी को हम इतने दिन के लिए जैसे थाईलैंड में सीबीडीसी के ऊपर एक कंडीशन लगाई कि आपको इतने दिन के अंदर स्पेंड करना है। हाँ, ये मैंने भी देखा था। हालांकि जिस थाईलैंड में सीबीडीसी ड्रॉप कर रहे हैं गवर्नमेंट, और उसमें वो कंडीशन भी लगा रहे हैं कि इतने स्टिपुलेटेड टाइम में आपको ये खर्च करना है। तो इस तरह की प्रोग्रामेबिलिटी, मतलब अगर मैंने इतने टाइम में वो अपना पैसा खर्च नहीं किया तो वो पैसा फ्रीज हो जाएगा या उड़ जाएगा। सो इस तरह की प्रोग्रामेबिलिटी के साथ तो सीबीडीसी को लेके बहुत एप्रीहेंशंस है जनता में, क्लैरिटी नहीं है, exactly. और डर भी है, राइट, कि कैश में लोग कंफर्टेबल फील करते हैं। आज भी इंडिया में कैश बहुत लोग डील करते हैं, कैश के अंदर छोटी छोटी पेमेंट्स कैश में ही करते हैं, डिस्पाइट के पेटीएम वगैरह भी बड़ा कैश, लेकिन कैश के अंदर भी जो कैश की होल्डिंग है जनरल पब्लिक के पास, डेटा ये बताता है कि वो भी बढ़ी है। सो कैश में इंटरेस्ट कम नहीं हुआ है, लोग कैश अभी भी बढ़ रहा है। सो लेट्स सी, बट या सीबीडीसी वर्ल्ड ओवर इज अ फ्यूचर, ये होना ही है। पूरी दुनिया की गवर्नमेंट सीबीडीसी को इम्प्लीमेंट करना चाहती है। सक्सेसफुल होंगी नहीं होंगी कहना बहुत मुश्किल है, बट क्या सब इम्प्लीमेंट करेंगे? हाँ, दिख तो यही रहा है। एंड अगर ये सीबीडीसी आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस इतनी ज्यादा हो जाएंगी, लाइक व्हाट आई बिलीव कि जैसे गवर्नमेंट बोलती है फिर हमें वैसा फॉलो करना ही होगा। देखिए, दुनिया भर में तरह तरह की गवर्नमेंट्स होती है। दुनिया में ऑटोक्रेटिक रिजीम है, दुनिया में किंग रूल भी है, दुनिया में प्रेसिडेंट रूल भी है, दुनिया में इंडिया जैसी डेमोक्रेसी भी। अब कोई किसी ऑटोक्रेटिक रिजीम के अंदर आप रह रहे हो, जैसे कि नॉर्थ कोरिया में कोई रह रहा है, राइट, वहां पे सीबीडीसी का मतलब टोटल कंट्रोल होगा, ठीक है। अब कहीं आपका किंग रूल है, ठीक है, तो किंग रूल जैसे जहाँ पे मिडिल ईस्ट कंट्रीज है वहां पे, तो वहां पे उसका मतलब अलग हो सकता है। डेमोक्रेसी में करना बहुत मुश्किल है, राइट। तो कंडीशंस लगाना इतना आसान नहीं है डेमोक्रेसी में कि आप किसी को रिस्ट्रिक्ट करना चाहो तो गवर्नमेंट, तो जनता क्या कहेगी, अच्छा हमें रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, हम वोट दूसरे को देते हैं। यही ब्यूटी होती है डेमोक्रेसी की। सो आपके क्वेश्चन का कोई डायरेक्ट आंसर नहीं है। जब मनी प्रोग्रामेबल हो सकती है, अब प्रोग्राम करने वाले की इंटेंट पे है। अच्छी प्रोग्रामेबिलिटी भी हो सकती है, राइट, ठीक है। और जैसे अच्छी प्रोग्रामेबिलिटी के आंसर भी देता हूं मैं। सपोज सीबीडीसी को ऐसे प्रोग्राम कर दिया जाए कि जो लोग अपना टैक्स रिटर्न 31 जुलाई से पहले बिना पेनल्टी के भरेंगे, उनको पहली ही अगस्त के अंदर 1000 कॉइन्स जो है वो एयर ड्रॉप होंगे। कर सकते हैं। हाँ। अच्छी इंटेंट है, ठीक है। जैसे कि अगर किसी ने सपोज करो कि 10,000 स्टेप अगर कोई नागरिक डेली चल रहा है, ठीक है, और डेली चल रहा है, तो गवर्नमेंट क्वार्टरली रिव्यू के बाद ऐसे हेल्दी नागरिकों को
उनके स्टेप्स का 10% जो है वो CBDC एयर ड्रॉप मारेगी। हर बंदा चल रहा होगा तो आप हेल्थ को प्रमोट कर रहे हो और हेल्थ भी प्रमोट हो रही है आपके। जैसे जो हम छोटे छोटे डिस्टेंसेस के लिए भी मैंने देखा लोग स्कूटीज बाइक्स निकाल लेते हैं, वो भी बंद हो जाएगा। अब मैंने आपको आंसर कर रहा हूँ कि अच्छा इंटेंट वाला अच्छा प्रोग्राम करेगा, राइट। हार्श इंटेंट वाला, बुरी इंटेंट वाला बुरा प्रोग्राम भी कर सकता है। अब ये डिपेंड कर सकता है कि कौन सी रिजीम में आप रह रहे हो। अब कोई नॉर्थ कोरिया में रह रहे हैं तो वो अच्छी इंटेंट क्या एक्सपेक्ट करेगा? ठीक है, सो इट ऑल डिपेंड्स। ठीक है, CBDCs आर रियलिटी। प्रोग्रामेबल हो सकती है मनी, तो वो पता लग गया है। अब उसके बाद वो प्रोग्रामेबिलिटी के बाद उनके पास एक पूरा प्लान्स बना सकते हैं CBDCs के अराउंड। सब्सिडी सारी CBDCs पे हो सकती हैं। अभी ये नहीं पता चलता है कि सब्सिडी सही आदमी तक पहुंच रही नहीं पहुंच रही। इंश्योरेंस क्लेम्स, ये सब कुछ प्रोग्रामेबल हो सकता है फ्यूचर में, और होगा भी। लेकिन एंड ये है कि वो सारे लेजर्स प्राइवेट लेजर्स रहेंगे, राइट। एंड जो बिटकॉइन इथेरियम के लेजर्स है वो पब्लिक लेजर्स होंगे। मेरे ख्याल से को एग्जिस्टेंस का टाइम देखेंगे आप, दोनों टेक्नोलॉजीज को एग्जिस्ट करेंगे एंड बहुत ही जल्दी फ्यूचर में हमें देखने को मिल सकता है। आ गया है, फ्यूचर इज हियर। देखने को क्या मिलेगा? CBDCs आर ऑलरेडी राइट एग्जिस्टेंस में है, चाइना में आप देख ही रहे। बट अभी जैसे अगर हम इंडिया की स्पेसिफिकली बात करें तो अभी तक पुश नहीं करा गया कि दिस इज कंपलसरी कि अब आपको CBDCs लेने ही लेने। बट जैसे चाइना में काफी जगहों पे पायलट प्रोग्राम्स चल रहे हैं, तो वहां पे ऑडियंस को पुश किया जा रहा है कि अब आपको CBDCs में ही ट्रांजैक्शंस करनी है। या बहुत जगह पे तो ये फ्यूचर है। मतलब अभी इंडिया में जब तक इंसेंटिव अलाइन थे तो CBDC काफी ग्रो हो रहा था। अब जैसे अब इंडिया में 5 मिलियन तक पहुंच गया है, 50 लाख लोगों ने CBDC रिटेल में यूज किया है। स्टिल द नंबर इज वेरी लो, आई कंसीडर, बिकॉज लोगों को CBDC में और UPI में कोई डिफरेंस नजर नहीं आ रहा। राइट। CBDC ग्रो ही तब करेगा जब उसमें कोई इंसेंटिव आप दोगे तो ही करेगा। वरना कहेगा कि पेटीएम यूज कर रहा हूँ मैं और एप्स यूज कर रहा हूँ तो व्हाई आई शुड यूज CBDC। ये क्वेश्चन पता मैं आपसे पूछने भी वाला था कि UPI एंड CBDC दोनों सिमिलर ही दे रहे हैं, बस वो प्रोग्रामेबिलिटी का फर्क है। ऑब्वियसली जैसे सपोज एक आपको मैं बोलूं कि एक और ऐप डाउनलोड कर लो, ठीक है, जैसे जब आपकी आदत होती है आप या तो पेटीएम करते हो या गूगल पे कर रहे हो। एग्जैक्टली। तीसरी ऐप शायद यूज नहीं करते हो। तीसरी आप तब यूज करना शुरू करोगे जब आप गूगल पे या पेटीएम में से एक को डिलीट मार दोगे या एक कंपनी बंद हो गई। मैंने तो ये देखा, लोग या तो फोन पे पेटीएम करते हैं या पेटीएम गूगल पे होता है या फोन पे गूगल पे होगा, कभी भी 3 ऐप यूज नहीं करते। राइट, मैं खुद नहीं करता। ये मैंने देखा ऐसा है कि मैंने घर में देखी, थोड़ा मुझे इंटरेस्ट रहता है ये स्टडी करने में कि लोग ऐप्स को कैसे यूज कर रहे हैं। ओके। तो अब आप कह रहे हो कि CBDC की ऐप डाउनलोड करके और वो यूज कर लो, वो क्यों करूं? या तो मेरे को बहुत इंसेंटिव अलाइन हो। अब इंसेंटिव बहुत अगर आप करोगे तो इसका मतलब एयर ड्रॉप करोगे। जब आप एयर ड्रॉप करोगे कोई चीज या इंसेंटिव अलाइन करोगे तो आप खर्चा बढ़ा रहे हो। राइट। जब आप खर्चा बढ़ा रहे हो, अपना कॉस्ट बढ़ा रहे हो, तो कितने दिन तक आप उस नेटवर्क को वो करोगे? प्राइवेट ब्लॉकचेन का नुकसान ही ये होता है, इंसेंटिव जो होता है वो एक सेंट्रल अथॉरिटी ही डिसाइड कर रही होती है, वही दे रही होती है। पब्लिक ब्लॉकचेन में इंसेंटिव कम्युनिटी ड्रिवन होता है, प्रोटोकॉल ड्रिवन है, राइट, रूल्स डिफाइंड है। बिटकॉइन के नेटवर्क में इंसेंटिव एक माइनर को पता है कि मैं ब्लॉक माइन करूंगा तो मेरे को ये इंसेंटिव और मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं। अगर मैंने सही से ब्लॉक माइन किया है, सारे रूल्स फॉलो किए, तो मेरे को इंसेंटिव मिल जाएगा, इतना मॉनेटरी बेनिफिट आ जाएगा। ऐसे ही इथेरियम के ब्लॉकचेन पे इथेरियम के नेटवर्क को यूज करने के लिए ईथर की जरूरत पड़ती है। तो इथेरियम इज द गैस फीस ऑफ द नेटवर्क। राइट। तो इथेरियम के ऊपर अगर मुझे स्टेक करना है या वैलिडेट करना है या यूज करना है, कोई ट्रांजैक्शन करनी है, तो मुझे ईथर की जरूरत पड़ेगी। तो इंसेंटिव अलाइंड है वहां पे, हर बंदा जो वहां पे कंट्रीब्यूट कर रहा है नेटवर्क को, उसके इंसेंटिव अलाइंड है। यहाँ पे क्या है कि इंसेंटिव एक एंटिटी को देना है, तो एंटिटी को अपनी जेब से देना है। राइट। कब तक देगी, वो बड़ा क्वेश्चन है। आई वेटिंग। सो ये एंड जैसे आपने बताया कि लाइक
जैसे आपने मुझे बताया था कि आपकी वीडियोस न्यूज़ रिलेटेड बिल्कुल ऑन टाइम जाती है एंड वो ऑडियंस को भी काफी हेल्प करता है, बिल्कुल बहुत इजी तरीके से बताते हो। इवन अगर मैं जैसे आपके ट्विटर अकाउंट की बात करता हूँ, ऐसी कि हर 3-4 घंटे में आपके अपडेट्स आते ही आते हैं। तो आप तो नहीं हो गए? नहीं बहुत अच्छा आते हैं। तो लाइक आप कैसे डिफरेंशिएट करते हो लाइक फेक न्यूज, लाइक आप कैसे वेरीफाई करते हो न्यूज? सो ये अच्छा क्वेश्चन है। तो मेरे पास टीम है, एक टीम है जो रिसर्च करती है, ठीक है, और उसका काम ये होता है कि वो 3-4-5 जगह से उस फैक्ट को चेक करती है। जैसे अभी रूम में एंटर करने से पहले अभी ट्वीट हुआ, तो ट्वीट के अंदर एक फिगर डाली गई, तो वो फिगर एक नीचे ने किसी ने आगे कमेंट किया कि ये फिगर ये नहीं ये है। तो मैंने अभी टीम को डाला कि यार ये चेक करना है, ये नीचे कमेंट में somebody is saying कि ये फिगर। तो मेरी टीम ने 5 जगह से प्रूव किया कि ये नहीं है, हमें पता है, हमने ये यहाँ से लिया है। तो देन आई एम सेइंग ओके, ठीक है। सो अब ये भी कोई फुल प्रूफ नहीं है, बट स्टिल वी आर ट्राइंग कि डेटा या कोई भी फैक्ट हम परफेक्ट देने की कोशिश करें। परफेक्ट नाम की कोई चीज नहीं होती, गलती सबसे होती है, राइट। बट ठीक है, हम स्ट्राइक रेट ये मानते हैं कि यार 100 ट्वीट किए तो 90 शुड बी फुल प्रूफ। 10% ठीक है, हमसे गलती हो सकती है, हम उसको करेक्ट कर लेंगे, तो एडिट का बटन भी है तो या डिलीट कर देंगे, बट गलती हो सकती है। बट स्टिल हम एफर्ट हमारा है होता है कि हम सही इंफॉर्मेशन ये है। सो व्हेन यू इन्वेस्ट इन रिसर्च टीम, तो ऑब्वियसली उसकी कॉस्ट है, टीम की कॉस्ट है। 2-2, 3-3 लोग आपके वेरीफाई करते हैं चीजों को, यूट्यूब को, कंटेंट को। जो मैं वीडियोस बनाता हूँ वो रिसर्च टीम पूरा कंटेंट लेके आती है, फिर मैं उसको एक बार वेरीफाई करता हूँ, देन वी स्पीक। तो ऑडियंस के लिए अगर उन्हें रिसर्च टीम नहीं बनानी है तो वो काशिफ का सीधा ट्विटर अकाउंट फॉलो कर सकते हैं। हाँ, so बेसिकली क्या है कि देखो, ट्रस्ट जो है, सतोशी नाकामोतो ने भी ये बोला कि डोंट ट्रस्ट, वेरीफाई। जरूरत नहीं है ट्रस्ट करने की, आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो कोई भी अगर हम तथ्य बोल रहे हैं या कोई ट्वीट कर रहे हैं तो उसे आप वेरीफाई करें, वो इम्पोर्टेंट भी है। जैसे आपने बताया कि 10% मिस्टेक के चांसेस हो सकती है। इंसान है, रिसर्चर भी इंसान है, कई बार जहां से वो न्यूज उठा रहे हैं, वो जहां से उठाई है वही गलत है, राइट। तो वी ट्राई टू डू दैट। प्लस हम देखते हैं कि और कुछ सोर्सेस भी इसके बारे में बात कर रहे हैं, वो क्या बात कर रहे हैं, एंड देन वी कम टू अ कंक्लूजन कि ठीक है इसको कर दो। बट ये सब रियल टाइम में होता है। तो एक हमारा ग्रुप है जो बिल्कुल हसलिंग वाला ग्रुप होता है, अगर मैं अभी खोलूंगा तो उसमें कुछ चीजें होंगी पड़ी हुई कि कैन वी डू दिस, या ये नंबर आया, ये फैक्ट्स आए हैं, सब रियल टाइम है। रनिंग अ रियल टाइम न्यूज, बेसिकली न्यूज को ही कहूंगा मैं, इंफॉर्मेशन में ही हम लोग, इज नॉट अ इजी टास्क। तो आपने जैसे अभी हसलिंग वाला ग्रुप बताया, तो उसमें कितना रैंडमली आपका रहता है टाइम? मतलब जैसे आपके पास न्यूज़ आई एंड टिल द टाइम यू वेरीफाई एंड रिलीज। वी आर डेली मिनिमम आई रीड 25 to 30 आर्टिकल्स। ओह, तो महीने का मेरा 600 आर्टिकल तो मैं क्रिप्टो पे पढ़ता हूँ। सो व्हेन यू रीड सो मच ऑफ कंटेंट, सो एक आपको पता रहता है कि यार अभी इंडस्ट्री किस तरफ शिफ्ट कर रही है, पैटर्न क्या था। 2017 से जब आप रेगुलर इतने आर्टिकल्स पढ़ते हो तो आपको रेगुलेटरी, हर देश की एक रेगुलेशन की जानकारी रहती है। अमेरिका के बारे में इंडिया से ज्यादा पता होता है कई बार तो कि वहाँ के अंदर चल क्या रहा है, वहाँ की गैरी गैंसलर का क्या चल रहा है, SEC में क्या चल रहा है, CFTC में क्या चल रहा है। यहाँ तक कि ये पता रहता है कि वहाँ पे उनकी कंपनीज का क्या सीन है, कौन कौन से स्टॉक एक्सचेंज पे किस किस कंपनी के पास बिटकॉइन है, क्या है, ट्रेजरी क्या है, उनके रेट कट्स के अनाउंसमेंट, फेड की अनाउंसमेंट को इंडिया के RBI से ज्यादा फॉलो करते हैं हम लोग। वो डायरेक्टली आपके बिटकॉइन में प्राइस है। ये चेंज आ गया, तो हम मैक्रो पे बहुत ध्यान देते हैं, और मैक्रो आपका लॉन्ग टर्म बहुत इम्पैक्ट करता है। एंड ये आई गेस ऑडियंस के लिए भी मैं चाहूंगा अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोग आज पैसा डाला, कल मार्केट डाउन हो गई और रोने लग जाते हैं कि ओ कल ही पैसा डाला था, यहाँ मेरी पोर्टफोलियो रेड होगी। बट मैक्रो फैक्टर्स जो होते हैं अगर वो पॉजिटिव है तो एट द एंड आपको रिटर्न्स अच्छे ही मिलते हैं, डेली फ्लक्चुएशन नहीं। अगर आप इस पे एक बार थोड़ा सा एनलाइटन कर सकते हो। अगर आप मैक्रो को नहीं समझ रहे हैं कि मैक्रो का इम्पैक्ट बिटकॉइन पे या क्रिप्टो स्पेस पे डायरेक्ट इम्पैक्ट है, दोनों हाईली कोरिलेटेड है, राइट। फिलहाल तो है, फ्यूचर में जैसे हम देखते हैं कि गोल्ड अब बहुत ज्यादा कोरिलेटेड नहीं रहता है मार्केट में, ऑपोजिट चलता है। अगर मार्केट गोज डाउन गोल्ड गोज अप, मार्केट गोज अप गोल्ड गोज डाउन, गोल्ड को हेज माना जाता है।
कोरिलेशन जो है बहुत कम है, लेकिन अभी बिटकॉइन को देखा है कोरिलेशन क्रिप्टो का स्टॉक्स वगैरह से, ट्रेडिशनल फाइनेंस से बहुत ज्यादा। राइट। कोई भी सरकार की जो पॉलिसी है वो मॉनेटरी पॉलिसी की हम बात करते हैं, तो यूएस की जो कोई भी मॉनेटरी पॉलिसी लिक्विडिटी पे कोई इफेक्ट करती है। रेट कट्स और रेट हाइक, रेट हाइक हो रहा है तो मतलब मार्केट के अंदर जो है वो लिक्विडिटी स्क्वीज हो रही है, रेट कट हो रहे हैं तो लिक्विडिटी बढ़ रही है। आपको इतना बेसिक है इकोनॉमिक्स, एक्चुअली में इकोनॉमिक्स हवा नहीं है, पहले तो इसको दिमाग से निकाल दीजिए। पूरी इकोनॉमिक्स इसी थीम पे है कि हमें मार्केट के अंदर एक सेंट्रल बैंक का काम सिर्फ इतना होता है कि लिक्विडिटी को मेंटेन करना। जरूरत से ज्यादा, जैसे इसको ऐसे समझो, चलो और मैं एक एनालॉजी देता हूँ बिकॉज मुझे वो पसंद है। ठीक है। एक डैम है, डैम बना दिया पानी का, पानी के डैम के पीछे लिक्विडिटी है, एक्चुअल में लिक्विड है, राइट, वाटर है। अब डैम क्या करता है कि उसने पानी को रोक रखा है, तो वो डैम सेंट्रल बैंक है, ठीक है, उसने लिक्विडिटी को रोक रखा है, लिक्विडिटी का कंट्रोल उसके पास है, राइट। आगे जमीनों के ऊपर अनाज उग रहा है, बहुत देर से पानी रोका हुआ है, खबर आई कि नीचे पानी कम पड़ गया है, भैया खेत में जो अनाज लगाया था किसान रो रहा है और हालत खराब है, पानी की जरूरत है। सेंट्रल बैंक ने डैम के दरवाजे ऊपर कर दिए, पानी जो है छोड़ दिया, ठीक है। पानी जैसे ही छोड़ा, पानी मिला, अब आवाज आने लगी है भैया बहुत पानी हो गया, खेतों में पानी आ गया, अनाज बर्बाद हो रहे हैं। सेंट्रल बैंक ने दरवाजे बंद कर दिए। इतना ही काम है। ये दिस इज इकोनॉमिक्स, कुछ नहीं है इकोनॉमिक्स। सेंट्रल बैंक डैम, पानी के डैम को मैनेज कर रहा है, कभी ऊपर करता है और कभी नीचे कर रहा है, ठीक है, इतना ही काम है। प्रॉब्लम क्या है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, वो जब ये काम कर रहा है तो पानी का फ्लो जो है जब भी वो कर रहा है वो बढ़ता चला जा रहा है, वो पानी ज्यादा रिलीज कर रहा है, पानी रोक कम रहा है। हर बार जब ये ऊपर नीचे करता है, खोलता है, बंद करता है, तो मार्केट में पानी ज्यादा रिलीज हो रहा है। और ये जो पानी का रिलीज जो ज्यादा होना है, ये एक दिन इतना ज्यादा हो जाएगा कि क्या कर रहा है कि ये, अब इसको इस तरीके से समझिए कि मनी सप्लाई इतनी तेजी से बढ़ रही है कि एक दिन ऐसा माना जा रहा है कि जो इतना डेट इशू हो रहा है, ये डेट पे ऑफ नहीं हो सकता। बेसिकली व्हेन यू सप्लाई मनी दैट मींस यू आर इशूइंग डेट, राइट। तो अब ये जो डेट आप इतना इशू कर रहे हो, इसको आप पे ऑफ भी तो करना है ना। डेट का मतलब है कि यू हैव टू पे ऑफ वन डे, राइट। सो यू वोंट बी एबल टू पे ऑफ वन डे, ये माना जा रहा है। बिकॉज जैसे अगर हम यूएस की बात करें तो 35 ट्रिलियन यूएस डॉलर, मतलब 36 ट्रिलियन यूएस डॉलर के आसपास उनका डेट पहुंचने वाला है। हाउ दे आर गोइंग टू पे इट? मतलब उनका सिर्फ डेट का जो इंटरेस्ट है, तो उनकी जो टोटल जो वो जीडीपी का 10% तो उनका सिर्फ इंटरेस्ट पे आउट में जा रहा है, एंड यूके का 8.8% के करीब जा रहा है। तो डेट टू जीडीपी रेशियो आप देख लो, जापान की आपने देखा कहां पहुंच चुकी है। तो बेसिकली क्या है कि सेंट्रल बैंक रेट कट करता है, रेट हाइक करता है, रेट कट करता है, रेट हाइक करता है, और वो इस तरीके से इकोनॉमी को मैनेज करने की कोशिश करता है। बट नेट में साल दर साल क्या हो रहा है, उसकी मनी सप्लाई ऐसे बढ़ती चली है। मतलब डैम के अंदर से पानी ज्यादा रिलीज हो रहा है और रुक कम रहा है। जब पानी ज्यादा रिलीज हो रहा है तो एक दिन आएगा कि वो डैम के दरवाजे उसने बंद भी कर रखे होंगे, लेकिन इतना पानी ऑलरेडी रिलीज हो चुका होगा मार्केट में कि वो खेतों में चला जाएगा, उसको सोखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एंड जैसे भी आपने यूएस का भी एग्जांपल दिया, अगर हम वैसे बात करें कि यूएस की डेट अपनी करेंसी में तो स्टिल और पैसे छाप सकता है, बट इन रियलिटी वो इस पोजीशन में नहीं कि अपनी डेट रीपे कर सकता है। डेट को रीपे करने का मतलब ये कि जैसे आमदनी 98 खर्चा रुपया, सपोज करिए कि मेरी तनख्वाह 1 लाख रुपए है, ठीक है, और वो मेरा जीडीपी है, मेरे घर की जीडीपी 1 लाख रुपए, और मेरे ऊपर लोन, ईएमआई, खर्चे मिला के मेरे खर्चे 1.25 लाख रुपए हैं। तो मेरे घर की डेट टू जीडीपी रेशियो खराब है कि नहीं है? मतलब डेट मेरे ज्यादा है, 1,25,000 है पर मंथ, और मेरी जो इनकम है वो 1 लाख रुपए है, तो मैं 25 रुपए क्या हूँ, नेगेटिव में हूँ।
25,000 रुपए नेगेटिव हूँ, 25,000 का मैं कहीं से लोन ले रहा हूँ, काम चला रहा हूँ, फिर अगले महीने यही कहानी है, अगले महीने यही कहानी है। सपोज करो मेरा डेट 25 से 30 हो जाए, 40 हो जाए, मेरी इनकम वही की वही है। तो हो क्या रहा है कि डेट टू जीडीपी रेशियो समझना बहुत आसान है कि मेरी जब खर्चा ही सवा लाख है और मेरी इनकम 1 लाख रुपए है, तो मैं कैसे पे ऑफ कर दूंगा अपना डेट? या तो अपनी इनकम को बढ़ाऊं। इनकम बढ़ नहीं रही, क्यों? कभी सोचा है क्यों? चलो मैं आपसे पूछता हूं क्यों। नो आइडिया। ओके, तो इनकम प्रोग्रेसिव कंट्रीज में इसलिए नहीं बढ़ रही क्योंकि जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइनिंग पे है। ओके, लोग बच्चे पैदा नहीं कर रहे। जो डेथ रेट है और जो बर्थ रेट है उसमें मिसमैच हो गया। लोग जो जापान के अंदर ओल्ड एज पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है, यूरोप के अंदर कई देशों के अंदर ओल्ड एज पॉपुलेशन बढ़ रही है, राइट। प्रोडक्टिव पॉपुलेशन कम होती चली जा रही है और डिपेंडेंट पॉपुलेशन बढ़ रही है। Are you getting me? हाँ, समझ। So, इस वजह से क्या है कि भाई इनकम बढ़ाऊंगा, खर्चों से ज्यादा इनकम बढ़ा लेता हूं। बहुत इजी तरीके से समझा रहा हूं, आई डोंट नो। इससे आपने ठान लिया एक दिन, यार आप अपनी वाइफ के साथ बैठे हुए, बोला कि यार हमारी खर्चे ज्यादा है, इनकम कम है, कुछ करो। तो या तो मैं कोई जॉब चेंज करूं या मैं कोई धंधा पानी साइड में डालूं ताकि मैं अपने खर्चे पूरे कर सकूं। सरकारें भी ऐसी करती हैं, लेकिन जब वो करने चलती हैं तो देखते हैं कि उनकी पॉपुलेशन जो एजिंग पॉपुलेशन है। फिर वो कहते हैं यार ऐसी कंट्री ढूंढो जहां हम अपना माल बेच सकें। तो वो इंडिया को, अफ्रीका को ढूंढते हैं कि यार इन कंट्रीज में लोगों को अपना माल बेचो। कहते नहीं इंडिया की तरफ हर एक की नजर है। क्यों नजर है भाई? हमारे पास पॉपुलेशन की स्ट्रेंथ है ना। हर कंट्री ये चाहती है कि मेरे देश में तो माल बिक नहीं रहा, तो यार मैं इंडिया में जाके बेचूं, मैं अफ्रीका में जाके बेचूं। राइट, ये चक्कर है। अब वो इंडिया जो ऐसी कंट्रीज है वो कह रही है हमें भी ग्रो करना है, हम तुम्हारा माल क्यों ले? तो वो चाहती है कि हमारे यहां से माल एक्सपोर्ट हो। राइट, तो जब हम उनकी कंपनियों को अलाउ नहीं करते क्योंकि वो सुपर पावर्स है, वो हमें क्या करते हैं? आंखें दिखाते हैं, सैंक्शन लगा देंगे तुम पे, हैं? हमारा माल नहीं बेचने दोगे अपने यहाँ पे। अमेरिकन कंपनी को आंखें दिखा के देखो, आज तक कभी सुना अमेरिकन कंपनी को आंखें दिखाई हो किसी ने? क्यों? वहां से वो डॉलर, उनको आंखें दिखाने का मतलब है सैंक्शन, स्विफ्ट से हटा देंगे, बहुत चीजें। तो ये जो पावर गेम है अमेरिका की, और अब आप मैक्रो को समझ रहे हो कि मतलब इसलिए बड़ा मुश्किल होता है कि एक बार आप डेट ट्रैप में फंसे, उससे निकल पाना बहुत मुश्किल है। और ज्यादातर देश डेट ट्रैप में फंसे हुए हैं इस टाइम। ऑलमोस्ट सारे देश 100% डेट टू जीडीपी रेशियो में 100 मेजर इकोनॉमीज 100% से ऊपर है। मैंने जो बाइडेन की ना स्पीच सुनी थी, जब आप कह रहे हो, तो जो बाइडेन वाज लाइक कि हमें अपनी डेट सीलिंग और बढ़ानी चाहिए बिकॉज वी पे आवर इंटरेस्ट ऑन टाइम। उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी, वाज लाइक कि आप लोन और ले ही क्यों रहे हो? तो लोन लेना क्या, लोन खुद ही का ही डॉलर है। एग्जैक्टली, खुद ही प्रिंट करना है और खुद ही की इकोनॉमी को रन करना, उनके लिए करना चाहिए। देखो यूएस के लिए प्रॉब्लम नहीं है, डॉलर की डिमांड पूरी दुनिया में, तो जब वो जितना डॉलर प्रिंट करते हैं मार्केट में एब्जॉर्ब हो जाता है। राइट, क्योंकि डॉलर की डिमांड बहुत ज्यादा है मार्केट में। राइट, तो बेसिकली क्या है कि क्योंकि दुनिया का इंटरनेशनल ट्रेड सारा डॉलर में होता है, तो डॉलर प्रिंट करते हैं, डॉलर हमेशा डिमांड में रहता है। जिस दिन ऐसा हुआ कि डॉलर का ऑल्टरनेटिव, जो कि हम देख रहे हैं चाइना, रशिया, इंडिया, ब्राजील, ब्रिक्स की अगर करेंसी आ गई या कुछ ऐसा ऑल्टरनेटिव आ गया, या जैसे लोगों ने अपनी करेंसी में डील ट्रेड करने की कोशिश करी, जैसे कि इंडिया भी कोशिश कर रहा है, देन यू नो व्हाट द मेन प्रॉब्लम इज कि जो जनता, जो सरकारें हैं, उन सबका एक्सपोजर अमेरिका में इतना हो चुका है, उनकी ट्रेजरीज में इतना पैसा इन्वेस्टेड है कि एट द एंड ऑफ द डे इट इज नॉट इजी कि आप सोचोगे कि रातों रात यूएस का तख्ता पलट हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। सो बट देयर विल बी अ टाइम, धीरे धीरे आप ये प्रोग्रेशन देख रहे हो कि डॉलर एक्सेसिव प्रिंट हो रहा है और जो बाकी करेंसीज है दे आर ट्राइंग टू फाइंड एन ऑल्टरनेटिव, स्पेशली रशिया, चाइना एंड जो ब्रिक्स नेशन है। अगर यहाँ से कोई ऐसी करेंसी आती है जो कि डॉलर को चैलेंज कर सके, सो प्रॉब्ली देन वी कैन से कि हाँ यार कुछ डॉलर के ऊपर इम्पैक्ट है।
काशिफ, आपके लिए ना एक छोटी सी गेम भी है कॉफी विद क्रिप्टो में। ये दैट इज द मैंडेटरी गेम इन कॉफी विद क्रिप्टो। तो गेम है वुड यू रादर। तो आई विल गिव यू 2 चॉइसेस, ठीक है, एंड यू हैव टू सिलेक्ट वन एंड आपको रीजन बताने क्यों। तो आप रेडी हो? स्टार्ट करें? ठीक है। तो वुड यू रादर ओन 1 कंप्लीट बिटकॉइन और 100 इथेरियम? 1 बिटकॉइन यानी कि 1 है। क्यों वैसे? ऐसे कि when it comes to the change in ledger, right, it's impossible to make changes in Bitcoin. When it comes to Ethereum, it has not been proven yet, and it will be unlikely कि उसके अंदर भी changes किए जा सकते हैं. But proof of stake और proof of work consensus mechanism में proof of work is still the better proof consensus mechanism to maintain that consensus in an open blockchain. So I'll go with Bitcoin. Okay. The next question: Would you rather make Bitcoin open to dApps जैसे Ethereum पे है, या फिर you will have the choice to make Ethereum blockchain more faster? क्वेश्चन थोड़ा समझ नहीं आया। लाइक जैसे आपके इथेरियम पे डैप्स हैं, जैसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह, बिटकॉइन की ब्लॉकचेन पे अब थोड़ा सा पॉसिबल हो पाया, बट अभी भी वो इतना मैं कहूँगा फीजिबल नहीं है। वुड यू मेक बिटकॉइन मोर लाइक इथेरियम के, अब कोई भी आके इस पर डेवलप करके अपने डैप्स कर सकते हैं, जिसको सब यूज कर सकते हैं, या फिर इथेरियम की ब्लॉकचेन को आप ज्यादा फास्टर बनाओगे? आई थिंक इथेरियम की ब्लॉकचेन को फास्टर बना रहे हैं। बिटकॉइन का के ऊपर लोग एक्सपेरिमेंट जरूर कर रहे हैं। They want to make Bitcoin can be used in everyday life, but Bitcoin का ultimate purpose वो नहीं है। Bitcoin is like a store of value, more like gold, more like a gold, and Bitcoin का real उसका जो use किया है, उसका real use ये है कि मेरे लेजर में कोई मैनिपुलेट ना कर सके। ये उसकी पहली कंडीशन है, वो बखूबी कर रहा है। अब बिटकॉइन को आप डैप्स में यूज करना चाहते हो, लाइटनिंग नेटवर्क के थ्रू करना चाहते हो, उसको एक चाहते हो कि फ्यूचर की करेंसी बने जो कि फास्ट हो, सब चीजें, वो ठीक है, अपने एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, बट व्हाई टू डू दैट? बट इफ यू आर डूइंग दैट, दैट्स ओके। बट मेरे को लगता है कि जो चीजें इथेरियम पे हो रही हैं, जो टैप्स इथेरियम पे बन रहे हैं, आई थिंक वो पॉसिबिलिटी इज फार ग्रेटर देन बिटकॉइन। ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन, एंड ये मेरा फेवरेट है। तो वुड यू चूज बिटकॉइन और योर वाइफ? Obviously my wife, यार, any given day, but my wife with lot of Bitcoin. Okay. ये कंडीशन है। अच्छा, अब मेरे पास आपके लिए लास्ट क्वेश्चन है। जैसे आपने अभी मैक्रो फैक्टर्स की बात करी, आपने इतने अच्छे से कॉन्सेप्ट भी समझाया डैम वाला, एंड आई एम श्योर अभी ऑडियंस के लिए बहुत कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे इतनी सिंप्लिसिटी में। तो अगर आप मैक्रो फैक्टर्स जो आप फॉलो करते हो, लाइक टू प्रेडिक्ट द मार्केट, या फिर मार्केट का क्या डायरेक्शन जा रहा है, तो आप कौन से मैक्रो फैक्टर्स पे स्पेसिफिकली एम्फसाइज करते हो? मैक्रो फैक्टर्स में मैं ये देखता हूँ कि दुनिया भर की लिक्विडिटी कितनी बढ़ गई है। तो सपोज करिए कि एक दुनिया भर के आरबीआई को, दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स को इकट्ठा कर लो और ये देख लो कि डैम के पीछे पानी बढ़ रहा है या कम हो रहा है। डैम के पीछे जो मनी प्रिंटिंग से जो पानी अकोमुलेट हुआ है, मतलब समझ लो कि डैम के पीछे बहुत सारे पैसे पड़े और वो पैसे प्रिंट होते होते पानी का लेवल डैम के पीछे बहुत, तो आगे से पानी की जरूरत हो या ना हो, सेंट्रल बैंक क्या करेंगे? दरवाजे खोल देंगे। तो जब खोलते हैं तो क्या होता है? बाढ़ आती है। बाढ़ आती है तो क्या होता है? विनाश होता है। राइट। तो पीछे लिक्विडिटी बढ़ती चली जा रही है। डैम ने रेट कट और रेट हाइक से उसको कंट्रोल किया जा रहा है, थोड़ा थोड़ा रिलीज कर रहे हैं। लेकिन एक समय आता है डैम के पीछे जब इतना पानी इकट्ठा हो जाता है, फिर कहते हैं भाई कोई चारा नहीं, खोल दो, आगे जो होगा देखी जाएगी। वो वाली सिचुएशन है। लिक्विडिटी 95 ट्रिलियन US डॉलर पे पहुंच गई दुनिया की, which is at its all time high। अगर ये 100 ट्रिलियन एक साइकोलॉजिकल मार्क को क्रॉस कर गई तो पूरी दुनिया में ये होगा कि 100 ट्रिलियन US डॉलर जो है वो मनी प्रिंट हो चुकी है पूरी दुनिया में, राइट? सो दैट इज गोइंग टू पुश द इन्फ्लेशन फॉरवर्ड। आज भी अगर हम मीडियन इन्फ्लेशन देखें पूरी दुनिया की, इट इज लाइक 3.3%, राइट? और एशिया में इट इज स्टिल लेसर, बट पूरी दुनिया में अगर हम बात करें तो 3.3% के करीब है। जापान में इट इज 2.4%। 2% एक साइकोलॉजिकल जो केनेजियन इकोनॉमिक्स के लोग हैं वो मानते हैं कि 2% इज लाइक अ रीजनेबल, उस ब्रैकेट के अंदर रहनी चाहिए। इट्स नॉट कमिंग डाउन, इट्स मोर देन 3.3%, बट द वे दे आर प्रिंटिंग मनी, एंड हम सब जानते हैं कि यूएस ने इतने दिनों से रेट सोता क्या है, देखो
सीधी सी बात है, जब हम रेट कट करते हैं, डैम के पानी को बहुत ज्यादा रोक के रखते हैं, आगे सूखा पड़ जाता है। तो अमेरिका ने इतने सालों से, 1-1.5 साल हो गया उनको एक रेट हाइक कर रखा है, रिसेशन आ गया आगे, खेत सूखे पड़ रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है, लोग भूखे मरने वाले हैं, तो क्या करेगा भाई, डैम का पानी खोल दो। जैसे ही डैम का पानी खुलेगा फिर से क्या होगा, मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन पीक करेगी। So inflation is not coming down. Right. मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि नेट में यही करके हमने मनी प्रिंटिंग को कहां से कहां पहुंचा दिया। मतलब 2020 के अंदर जब से यूएस आजाद हुआ, यूएस आजाद हुआ है, मतलब मैं इसकी 250 साल की यूएस की हिस्ट्री पकड़ लूं, 250 साल में उन्होंने जितना डॉलर प्रिंट किया था उसका 40% उन्होंने 2020 के बाद करा। 4 साल में जितना किया और कहा 250 साल में, तो अंडरस्टैंड। तो दे आर प्रिंटिंग मनी लाइक क्रेजी बिकॉज उनके पास और कुछ चारा नहीं, राइट। सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल कि हम एक स्पाइरल में फंस चुके हैं यूएस की। और मैंने ऐसे यूएस, तो हमें यूएस की इकोनॉमी से डरना क्यों चाहिए, वो तो यूएस में हो रहा है। देखो यूएस एक फोकल पॉइंट है, एक उसकी सारी करेंसी उससे पैक्ड है। इफ समथिंग गोज रॉन्ग विद यूएस इज ऑब्वियसली नॉट अ गुड न्यूज फॉर द वर्ल्ड, ट्रू, राइट, बिकॉज वी आर काइंड ऑफ पैक्ड विद यूएस, राइट। तो दुनिया भर की जो इकोनॉमीज हैं वो यूएस से इन्फ्लुएंस्ड है, राइट। और आज पूरी दुनिया कनेक्टेड है। मतलब जापान के अंदर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे थे, यू नो, जो, और जैसी उसने अनाउंसमेंट करी मार्केट यूएस की क्रैश हो रही है, क्योंकि जापान में 0% इंटरेस्ट था, इनफैक्ट माइनस में था। वहां से सारा पैसा उठ के यूएस के स्टॉक मार्केट में लगा हुआ था। जैसे ही उन्होंने एक्सचेंज इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात करी, मार्केट कोलैप्स का हो रही। क्यों भाई, जापान में हो रहा था, अमेरिका से क्या रिलेशन। आज हर मार्केट ग्लोबली कनेक्टेड है, इसीलिए पूरी दुनिया में इन सारे ग्लोबल क्योस से बचने के लिए गोल्ड था। बस 2008 के बाद एक नया ऑल्टरनेटिव आ गया और उसका नाम है बिटकॉइन, राइट। तो गोल्ड ने इतने सालों तक एक बहुत बढ़िया हेज का काम किया और बिटकॉइन ने उसके बाद एक ऑल्टरनेटिव देने की कोशिश करी। गोल्ड के साथ भी एक इशू है, बाय द वे, गोल्ड भी इन्फ्लेशनरी है, राइट। 1.75% पर एनम का एक रेट है उसका, उससे वो उसकी सप्लाई बढ़ती है हर साल। सो हर साल अगर आपके पास 100 रुपए का गोल्ड है, वो अगले साल आपकी जो गोल्ड की वैल्यू है दैट विल बिकम 98.5, 90, मतलब 1.75% से इन्फ्लेशन है, राइट। तो गोल्ड इन्फ्लेशनरी है, बिटकॉइन डिफ्लेशनरी है विद टाइम। 94% बिटकॉइन सप्लाई में आ चुका है और रिमेनिंग बिटकॉइन कब तक आना है वो साल हमें पता है, वो टाइम हमें पता है कि आई गेस अभी भी 120 100 कुछ साल है, राइट। एग्जैक्टली। सो दैट व्हाट्स मेक बिटकॉइन स्पेशल देन गोल्ड। आप कह सकते हो कि सर गोल्ड और बिटकॉइन में फर्क क्या है, तो यही फर्क है कि भाई गोल्ड एक हार्ड एसेट है, बहुत बढ़िया, लैब में नहीं बनाया जा सकता, हेज अगेंस्ट द रिस्क है, परफेक्ट उसके जो कॉम्बिनेशंस हैं, केमिकल फॉर्मूलाज हैं, उसको क्रिएट नहीं किया जा सकता। गोल्ड जमीन के अंदर जब एटम्स कोलाइड हुए थे ब्रह्मांड में, तो वो गोल्ड पैदा हुआ था। कितना गोल्ड है ये किसी को पता नहीं, बट क्योंकि हर साल निकला जा रहा है और अभी हम सी शोर के नीचे नहीं गए, तो हमें नहीं पता कि गोल्ड और कितना आना है, लेकिन हमें ये पता है कि बिटकॉइन में कितना आना है। ये जो सर्टेनिटी है बिटकॉइन में, ये उसको स्पेशल बनाता है। तो जो गोल्ड के लवर्स हैं वो एकदम बिटकॉइन को समझ लेते हैं, जो गोल्ड को पसंद नहीं करते, जो डायमंड्स को पसंद करते हैं, वो बिटकॉइन को पसंद नहीं करते हैं। so, डिफरेंस है। कुछ लोग डायमंड्स के पीछे भागते हैं, वो बिटकॉइन को पसंद नहीं करेंगे। डायमंड के पीछे भागने वाला चमक के पीछे भाग रहा है, गोल्ड के पीछे भागने वाला उसकी हार्डनेस के पीछे भाग रहा है, उसकी क्वालिटी के पीछे भाग रहा है। कहते हैं ना, हर चमकती हुई चीज हीरा नहीं होता, राइट। तो आपको जिंदगी में ये बहुत जरूरी है समझना कि मैं किस चीज के पीछे भाग रहा हूँ। मैं हार्ड एसेट के पीछे भाग रहा हूँ या मैं सॉफ्ट एसेट के पीछे भाग रहा हूँ। बहुत लोगों को ये नहीं पता कि अगर लोग इतनी सी बात को समझ लें कि इजी मनी और हार्ड मनी के अंदर डिफरेंस समझ लें, ये तो कोई भी समझ सकता है ना। लोगों को ये नहीं पता कि व्हाट इज इजी मनी एंड व्हाट इज हार्ड मनी। जब मैं बहुत लोगों को पूछता हूँ तो
लोग बोलते हैं कि इजी मनी हार्ड मनी, जो हार्ड तरीके से कमाई जाती है और इजी मनी है जो आपको फ्री में कोई दे दे। एक्चुअल में वो सही कह रहे हैं, लेकिन फिर भी वो बात नहीं समझ पा रहे हैं। हार्ड मनी इज हार्ड टू क्रिएट, इजी मनी इज इजी टू क्रिएट। राइट। जो इजी मनी इज इजी टू क्रिएट, कितनी आसानी से आप पैसे को क्रिएट कर सकते हो। जितनी मुश्किल से आप मनी को क्रिएट करते हो उतनी वो वैल्यूएबल थी। जैसे कि उदाहरण के तौर पे सॉल्ट एक मनी थी किसी जमाने में, नमक। तो नमक हार्ड टू क्रिएट था। जैसे ही वो मनी का फॉर्म में आया, लोग ज्यादा नमक की पैदावार करने लगे, उसकी वैल्यू गिर गई। समुद्र की सिप्पियां मनी थी, जैसे ही वो वैल्यूएबल बनी, लोगों ने ज्यादा सिप्पियां निकालने लगे, वैल्यू नहीं रही। मोर के पंख, हाथी के दांत, जैसे ही वो मनी बनी, लोगों ने ज्यादा हाथी मारने लग गए। ठीक है, तो सभ्यता ने ये बताया कि जब तक तो चीज हार्ड टू प्रोड्यूस थी तब तक वो वैल्यूएबल रही, लेकिन जैसे ही उसके अंदर मास प्रोडक्शन होने लगी, उसकी वैल्यू खत्म हो गई। इसीलिए अगर आप देखो तो कई मेटल्स वैल्यूएबल है, लेकिन आए बहुत सारे, लेकिन वैल्यू सिर्फ कुछ की है। जैसे कि ब्रास की, सिल्वर की, कॉपर की, गोल्ड की। लेकिन गोल्ड सबसे ज्यादा वैल्यूएबल क्यों है? क्योंकि कॉपर, सिल्वर, ब्रास ये सब प्रोड्यूस करना फिर आसान है, लेकिन गोल्ड को प्रोड्यूस करना उतना आसान नहीं है। और सबसे डिफिकल्ट क्या है? हार्डेस्ट डिजिटल एसेट इज बिटकॉइन। मतलब आपने सच बताओ तो मेरी काफी थिंकिंग चेंज करी है अभी। मुझे आपका कॉन्सेप्ट हमेशा रहा है डैम वाला कॉन्सेप्ट, एंड आई एम श्योर कि ऑडियंस ने भी बहुत इजी तरीके से सारी चीजें समझी है। जैसे आप अब तक सारी न्यूज भी सिंप्लीफाई करता है, आपने इतने कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स भी इतने सिंप्लीफाइड तरीके से ऑडियंस को बताया। थैंक यू सो मच काशिफ, थैंक यू वेरी मच, मुझे बहुत अच्छा लगा। सेम है, काफी अच्छा लगा। करते रहेंगे फिर से, डेफिनेटली। थैंक यू।